नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज हम भू संसाधन से आगे बढ़ते हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में। पिछली कक्षाओं में भू संसाधन तक हुआ था, जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की। अब उससे आगे हम लोग मृदा संसाधन को आज देखेंगे। मृदा संसाधन क्या है, मृदा क्या होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली टू एनसीईआरटी क्लास 10 के स्टैंडर्ड का है, ठीक है। उसके बाद उसमें जानेंगे हम लोग कि मृदा का वर्गीकरण कैसे है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मृदा संसाधन, मृदा जो है ये लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड सोलम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श। जिसका अर्थ होगा फर्श। मृदा बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मृदा बनने प्रक्रिया को कहते हैं पेडोजेनेसिस। मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान, अब जो है कोई चीज बने उसमें कोई चीज का योगदान होगा, किसी न किसी चीज का योगदान होता है। कोई बनता है तो मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान, तापमान में जो डिफरेंसेस होगा, कभी कम होगा तापमान, कभी बढ़ेगा, तो तापमान डिफरेंसेस एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं योगदान देता है तापमान परिवर्तन। बहते जल की क्रिया, अकॉर्डिंगली टू एनसीईआरटी बहते जल की क्रिया, जो जल बहता है, मान के चले कि अब मृदा का बनने की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस शुरुआत है, और लगातार वहां से पानी बहेगा, जल बहेगा, मार्ग बना लेगा, तो कैसे रुकेगा? जब तक आपका जो जनक सेल है, मृदा जो बनेगा जनक सेल है, वो स्थिर रहेगा। उसमें तापमान का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, समय का प्रभाव पड़ेगा, ये सब कारक, इस सभी का प्रभाव पड़ेगा, तभी तो उस पर से पानी बह जाएगा, तो नहीं बन पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते जल की क्रिया नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। पवन अब कि बन रहा है मृदा और हवा पे हवा, आंधी चल रहा है, उड़ा दे रहा है उसको, ये भी है। हिम नदी, मृदा जो बन रहा है उसको तापमान डिफरेंसेस होनी चाहिए, कुछ तापमान होनी चाहिए, कहीं कहीं कम तापमान होनी चाहिए, और लगातार हिम नदी बह रहा है, ठीक है। हिम नदी चल रहा है, हिम नदी हिम से पूरा ढक गया है, तो ऑब्वियसली है कि उसमें मृदा जो पेडोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो धीमी होगी, नहीं होगा। अपघटन की क्रिया, अब अपघटन होगा ही नहीं, जीवाश्म का अपघटन होगा ही नहीं, जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ उसका अपघटन होगा नहीं, ह्यूमस बनेगा ही नहीं, तो उसमें डेवलपमेंट नहीं, तेजी से डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जीवाणुओं का जो जैविक क्रियाएं होती है वो नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा पदार्थ, तो मृदा बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अब देखिए कि उसके कारक कौन कौन, तो उसमें कारक है मृदा पेडोजेनेसिस का पैथोलिक सेल, जो जनक सेल जिसको बोल सकते हैं, मिट्टी को आधारभूत खनिज तथा पोषक तत्व ये प्रदान करता है जनक सेल। उसका जलवायु, मिट्टी के निर्माण में रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक क्रिया को ये क्या करता है? निर्धारित करता है जलवायु। वनस्पति, प्लांट्स, मिट्टी में ह्यूमस, बोले थे ना, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करता है कि उर्वरक होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा। उच्चावच तथा जलीय दशा, जो उच्चावच होता है, अप्स डाउन जो होगा, उच्चावच कैसे क्या है प्रोसेस, और जलीय दशा है, जल का प्रभाव किस प्रकार से है, जल का क्या, उस पर लगातार बारिश हो रही है, ठीक है। मिट्टी के गठन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार की मिट्टी बनी है, ठीक है। संरचना क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंजेस क्या होगा, गठन बताएगा। उच्चावच जलीय दशा, पीएच का मान जो ही बताएगा, ठीक है। जलीय दशा है उच्चावच, ठीक है। आप एक चीज जानते हैं कि जो है पौधों की वृद्धि के लिए पीएच कितना होना चाहिए? पौधों की वृद्धि के लिए पीएच 6 to 7.5 के बीच होना चाहिए, ठीक है, के मध्य 6 to 7.5। ये जो पेडोजेनेसिस मृदा बनने की प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में योगदान देता है, लेटराइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, ये एनसीईआरटी में नहीं था। पोर्जोलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम बनने की प्रक्रिया, सैलिनाइजेशन, अम्लीयता, अल्कलाइजेशन, क्षारीयता, पिट फॉर्मेशन। पिट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है,
100% तक ह्यूमस होता है पिट सॉइल में। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत जो है, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच में स्थित है। ये आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे कटिबंधों के बारे में, उष्ण तथा उपोष्ण। ठीक है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध के मध्य स्थित है, जिससे कि लेटराइजेशन यानी प्रभावी प्रक्रम बन जाता है, प्रभावी प्रोसेस बन जाता है। लेटराइजेशन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने का वर्षा ऋतु के समय, मानसून के समय, वर्षा ऋतु के समय मूसलाधार वर्षा होती है। बात भी सही है, जिससे कि प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियां बह के आ जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियां जानते होंगे क्या बेसाल्ट होता है, वहाँ की मिट्टी लाल होती है। जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा रेंज को बढ़ा नहीं सकते हैं लिमिटेशन से कुछ। तो प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियां उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण लेटराइजेशन यहाँ का एक प्रभावी प्रक्रिया है, यहाँ का समाया हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीप से मिट्टी बह के आती है, बेसाल्ट की मिट्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है उत्तर पश्चिम शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है। क्या होगा? उत्तर पश्चिम के शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण अधिक होगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? केशिका की क्रिया की बढ़ जाएगी, मिट्टी से जल वाष्प निकल जाएगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऊपरी परत जो होता है मिट्टी का, उसमें कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, कैल्सिफिकेशन। तो कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जिस प्रदेशों में देखो गर्मी ज्यादा पड़ती है और मिट्टी भी फट जाता है ना, केशिका क्रिया ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी फट जाता है। जैसे बुंदेलखंड जैसे इलाकों में अधिकांश भाग जो है भारत के विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र और दक्कन पठार में अकटिबंधीय सॉइल, एजोनल सॉइल मिलता है। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिए। ये कुछ पॉइंट आप जब मिट्टी को लिखने लिखिएगा मृदा को, इवन आप अपने बोर्ड के आंसर में भी लिख सकते हैं। क्लास 10 के बोर्ड के आंसर में भी ये डाल सकते हैं कि हमारे जो अधिकतर भागों में, भारत के अधिकतर भागों में विशाल मैदान जो तटीय क्षेत्र है, दक्कन के पठार, वहाँ एजोनल सॉइल मिलता है, अकटिबंधीय। काप की मिट्टियां नदियों के द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से निर्मित होता है। काप मिलते हैं नदियों किनारे, जो देखते होंगे जो अत्यधिक लोग बोलता है कि खेती हो जाता है, तो काप की मिट्टियां होती है, जल और मिट्टी मिला हुआ। काप की मिट्टियां जो है नदियों द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मृदा के संगठन। मृदा में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें मृदा में मिलता है। तो मृदा में हमारा ह्यूमस जो है कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10% होता है। खनिज पदार्थ 40 से 45% खनिज पदार्थ, 40 to 45% खनिज पदार्थ, और उसमें जल की मात्रा लगभग 25% होती है। मृदा में जल की मात्रा 25% होती है और वायु 25%। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ह्यूमस की मात्रा लगभग 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%, मृदा वायु 25%। अब देखेंगे हम लोग ट्रॉपिकल सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। उष्णकटिबंधीय मृदा में, ट्रॉपिकल सॉइल में ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जबकि पिट सॉइल में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, इंक्रीज होगी, बड़ी भी होगी। वहाँ पर 100% तक ह्यूमस होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। आज तक बारिश होगा मेरे गाँव में। चलिए, सॉइल प्रोफाइल, बारिश का मौसम ही है तो मेघ गर्जना होगी ही। पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल चैप्टर जब पढ़ेंगे अलग से, तो टाइप्स ऑफ मेघ पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मेघ होते हैं, बादल होते हैं। सॉइल प्रोफाइल, जो सॉइल को हम वर्टिकल खड़ी डाल में ऐसे काट देंगे तो देखते हैं 4 प्रकार के मिलते हैं। ये प्रकार के सबसे ऊपर टॉप सॉइल, ये उपजाऊ किस्म का होता है। डी प्रकार का ये सब सॉइल इसको बोलते हैं। सी प्रकार के कैल्शियम, कार्बन एवं सल्फेट के लवणों का जमा होता है, एक्युमुलेशन होता है। सी प्रकार के स्तर में सॉइल प्रोफाइल मृदा परिक्षेदिका को 4 प्रकार में डिवाइड करेंगे, ए बी सी और डी। तो सी प्रकार का जो सॉइल होगा उसमें कैल्शियम, कार्बन एवं सल्फेट के लवणों का जमा अत्यधिक होगा, वहाँ मात्राएं ज्यादा होगी। और डी में इसमें जैविक क्रिया नहीं होती और जड़ें यहाँ तक नहीं पहुंच सकती।
किसी भी पौधे की जड़ें इसमें नहीं पहुंच सकती हैं। जैविक क्रिया डी स्तर में, डी लेवल में नहीं होता। तो किस लेवल में होता है? मृदा सॉइल प्रोफाइल के किस लेवल में उपजाऊ होता है? वो ए लेवल में, ठीक है। एसिडिक सॉइल में हाइड्रोजन आयन अधिक होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव कभी बन सकता है। एसिडिक सॉइल में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है। बेसिक सॉइल में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। अब पौधों के लिए पीएच कितना आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए 6 से 7.5, 6 to 7.5। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का सॉइल होता है भारत में। चलिए अब हम लोग मृदा वर्गीकरण देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग पहला मृदा देखते हैं जलोढ़ मृदा। भारत के 43.4% भूक्षेत्र पर विस्तृत है। हिमालय के 3 नदीय तंत्र के निक्षेप, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेप से बना हुआ जो मैदान है, उसमें जो पाई जाने वाली मिट्टी है, इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। लेकिन संकरे गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी संकरे गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। हिमालय के 3 नदी तंत्र के निक्षेप से बना हुआ ये मिट्टी है। पूर्वी तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी के मुहाने से घाटी की ओर मृदा के कण में वृद्धि होती है। नदी के मुहाने से जब घाटी की ओर बढ़ेंगे, घाटी की ओर बढ़ते जाएंगे तो मृदा के कण में वृद्धि होती है। नदी के घाटी के ऊपरी भाग में मोटे कण वाली मृदा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नदी के घाटी के ऊपरी भाग में घाटी है, उसका ऊपरी पोर्शन है, वहां पे मोटे कण वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को डिवाइड किया गया है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, ठीक है। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर जो है पुराना जलोढ़, इसमें कंकर ज्यादा पाया जाता है, कंकर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है पुराना जलोढ़ में। और नया जलोढ़ जो है खादर, ये महीन कण प्रकार के होते हैं, महीन होता है इसके कण, मिट्टी के कण महीन होते हैं, ठीक है। और जो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या तत्व होता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये मिट्टी पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। गहन कृषि की जाती है, इस तरह की मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। और सूखे क्षेत्र में जहाँ पे सूखा पड़ता है, जलोढ़ मिट्टी के इलाकों में जहाँ पर सूखा पड़ता है, वहां पर क्षारीयता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी 43.4% क्षेत्र में पैदा हुआ है। हिमालय की नदी तंत्र के निक्षेप से बना हुआ है। संकरे गलियारे गुजरात और राजस्थान में ये फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा इलाके में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी के मुहाने से घाटी में जब बढ़ेंगे तो मृदा के कण में वृद्धि होगी। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जब नदी घाटी के ऊपरी भाग में जाते हैं तो मोटे कण वाले मृदा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार हम दूसरी वर्गीकरण को जाते हैं तो काली मृदा 16.6% भाग पर विस्तृत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नेम जो है इसका उष्णकटिबंधीय चरनोजेम इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं। इसकी संरचना जो है सामान्यतः चीका में प्लेस क्लॉडी पाई जाती है। कभी कभी भंगूर भी होता है, भंगूर वाला भंगूर। संरचना जो है चीकामय डलीयुक्त, कभी कभी भंगूर भी होती है, ठीक है। जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा बनने की प्रक्रिया को तेज किया है। जलवायु और जो जनक सेल है, पढ़े होंगे हम लोग, पढ़े थे मृदा में जनक सेल हाइड्रोजेनेसिस काली मृदा बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, प्रभाव करता है, मेन कारक है, फैक्टर्स है।
दक्कन पठार की लावा जो है, दक्कन इलाके में जो काली मृदा पाई जाती है, वो लावा जो है जनक सेल का काम करता है वहां पर दक्कन के पठारों में। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी घाट। जो पठार है जनक सेल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया होता है इसमें? लावा, बेसाल्टिक लावा। इसके कण जो होते हैं काली मृदा के बहुत महीन कण होता है, मृत्तिका से बहुत महीन कण होता है, तो कह सकते हैं कि मृत्तिका से बने हुए कण। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने तत्व, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व हैं, ये कमी होते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने कम मात्रा में, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। गर्म मौसम में दरार फट जाता है। बुंदेलखंड का देखते होंगे बहुत सारा वो एक फेमस हुआ था चित्र, एक किसान बैठा हुआ है, मिट्टी में दरार फट चुका है, तो वो दरार आ गया और दरार में क्या है, क्या रहता था? वायु मिश्रित दरारें होती थी। गर्म मौसम में पानी का वाष्पीकरण जो है हो जाता था, इसी कारण गीली होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है। मृदा गीली होने पर चिपचिप जैसा हो जाएगा एकदम। जुलाई महीना में मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार के साथ इसमें हम लोग जुताई करते हैं। इसमें खेती प्रारंभ हो जाती है मानसून के प्रारंभ के पहली बौछार के साथ। तीसरी मृदा देखते हैं, लाल और पीली मृदा। और यदि हम लोग विस्तार के क्षेत्र में देखेंगे कौन सी मृदा का विस्तार कितना है, तो पहला में जलोढ़ का है, दूसरा में विस्तार है हमारा लाल और पीली मृदा का। ठीक है, ये 18.6% क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ये पाया जाता है लाल और पीली मृदा। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में ये पाया जाता है। ठीक है, लाल पीली मृदा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण, इसके कारण लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग। पीला रंग जल योजन के कारण। ठीक है, जल योजन के कारण पीला रंग है। जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें कम होता है, मात्रा कम होती है जीवाश्म, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। सिंचाई द्वारा इसमें तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन इत्यादि की खेती की जा सकती है। लोहा, चूना, एल्यूमिनियम इसमें अधिक होता है। क्या होता है इसमें? लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक होता है, अधिक होता है, क्रीज होता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा 3.7% भाग पर फैला हुआ है। लेटेराइट मृदा 3.7% भाग पर फैला हुआ है। उष्ण कटिबंधीय की प्रारूप मिट्टियां हैं, उष्ण कटिबंधीय की प्रारूपिक मिट्टियां हैं, जहाँ मौसमी वर्षा के कारण लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल हो जाता है। लेटेराइट लाल रंग का हो जाता है। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिलता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन हो जाता है, अत्यधिक इसका निक्षालन हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसका मिट्टी निक्षालन हो जाता है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा कमी होती है, निक्षालन होगा, मिट्टी कटाव होगा, ऊपर से जो ह्यूमस की मात्रा तो कम होगी ही। तापमान अधिक होता है इसलिए ह्यूमस कम पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ कम पाया जाता है। तापमान अत्यधिक होने का कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। लोहा, एल्यूमिनियम इसमें समृद्ध होता है, यानी बहुत ज्यादा पाया जाता है लोहा और एल्यूमिनियम लेटेराइट मिट्टी में। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, चौथा वर्गीकरण है, पांचवा वर्गीकरण मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल एवं भूरा होता है, मरुस्थल में पाया जाता है। राजस्थान, पश्चिमी भाग भारत के पश्चिमी प्रदेशों में रंग लाल और भूरा होता है। रेतीली और लवणीय मृदा होती है, साल्टी मृदा होती है। ठीक है, शुष्क जलवायु होने के कारण टेम्परेचर अधिक होता है, वेपोराइजेशन अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक हुआ तो वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण अत्यधिक होगा ही। वाष्पीकरण अत्यधिक होगा तो नाइट्रोजन, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होगी। सतह के नीचे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। सतह के नीचे, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में जल अंतर संवेदन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जो जल जाने की क्षमता होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन हम लोग सिंचाई करके, सिंचित करके, अच्छे प्रकार से जुताई करके कृषि क्षेत्र, कृषि योग बना सकते हैं। काम किया जा रहा है। नहर प्रणाली जो इंदिरा गांधी नहर जो बनी हुई है राजस्थान में, उससे बहुत सारा सिंचित क्षेत्र हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर
मरुस्थलीय मृदा को हम लोग खेती योग्य बना सकते हैं। और नवीन मृदा है, वन मृदा है, वन मृदा है, नवीन मृदा भी कर सकते हैं। इसको पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तृत है। ठीक है, और ये एसिडिक होता है, ये मृदा एसिडिक होता है, ह्यूमस रहित, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। दो प्रकार हम लोग और देख सकते हैं, पीट और दलदली मृदा। ठीक है, पीट और दलदली मृदा जो है ये केमा प्रकार हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वन मृदा हुआ, सेवेंथ मान लेते हैं हम लोग पीट और दलदली मृदा। ये सड़ी गली वनस्पति से होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा भी अधिक होती है। इसका कलर नीला होगा, एसिडिक होगा ये। और इसमें मैंग्रोव वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन इसमें डेवलप होता है, सुंदरबन मैंग्रोव वन इसमें डेवलप होता है पीट और दलदली मृदा में। ठीक है, अगला हम देख सकते हैं कि इसमें लवणीय या क्षारीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अधिक सिंचाई होने के कारण, कैपिलरी की एक्शन होने के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण, केशिका क्रिया के कारण इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लवणीय और क्षारीय मृदा। कहाँ पर? इस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिक सिंचित प्रदेशों में इस प्रकार की मृदा मिलती है। तो इसमें क्या क्या जो है कमी बेसी होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और इसे रे या ऊषण मृदा भी कहते हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट इसमें पाए जाते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और हम लोग अभी देखिए वर्गीकरण के पाठ, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। ठीक है, और दो और वर्गीकरण देखें, लवणीय और क्षारीय मृदा, पीट और दलदली मृदा। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वन मृदा तक ही था, लेकिन आप पीट और दलदली मृदा और लवणीय और क्षारीय मृदा भी जाने, इसको जान सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मृदा संरक्षण या अपर्दन देखते हैं। अपर्दन अत्यधिक बारिश होने के कारण, जल कटाव होने के कारण, जल भराव होने के कारण मृदा का अपर्दन होता है, मृदा कटता है। ठीक है, उसे तो वो अपर्दन कहते हैं, उसको जो जल कटाव कर मिट्टी कटेगी तो अपर्दन करेगी। ठीक है, और इसका सब आप लोग लीजिए, मैं बोलता हूँ उस पर कर लीजिए कि अपर्दन और मृदा संरक्षण के बारे में बताएंगे। अपर्दन किसको बोले? कटाव बहाव की क्रिया को अपर्दन करते हैं। मृदा के बनने और कटने की क्रिया लगातार साथ चलती रहती है। मृदा का संरक्षण करना है, संरक्षण किस प्रकार करेंगे? तो खेतों में झाड़ियां लगा के करेंगे, समुच रेखाएं बना करेंगे, समुच में फ्लाई बना देंगे। ठीक है, सोपान कृषि कर सकते हैं, ढाल पर पेड़ लगा के सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाएंगे अच्छे से, जड़ के द्वारा पकड़ मजबूत होगा, मृदा का संरक्षण करेंगे, जल जमाव होने नहीं देंगे। ठीक है, और दो वर्ड आता है जैसे चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो जल ढके ढाल के साथ नीचे आता है, मतलब एक साथ बाढ़ के अनुसार एक साथ जल बहाव तेज आएगा, चादर के चादर के तरह फैलते हुए जब जल आएगा तो उसके साथ जो अपर्दन हो चादर अपर्दन करते हैं। पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है, पवन के द्वारा जो मिट्टी उड़ाई जाती है उसको अपर्दन को पवन अपर्दन कहते हैं। ठीक है, उत्खात भूमि देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये भूमि जोतने की क्रिया में ये भूमि काम नहीं होती है। उत्खात भूमि, अत्यधिक अपर्दन के कारण मृदा अवनलिकाएं बन जाती है अपर्दन के कारण। ठीक है, ऐसे अवनलिकाएं बन जाएगी तो ये भूमि जोतने योग्य नहीं होती, कृषि योग्य नहीं होती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं मृदा संसाधन में मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th की खत्म हुई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न हो। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जो भी प्रश्न होंगे अभ्यास प्रश्न उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा और वीडियो को जो जरूरतमंद है उस तक शेयर अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।